नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी गाइड में। मेरा नाम है आशीष चौतिला और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूं, जिसमें कि हम लोग जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर थे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जितने भी यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन आए हैं तो उन क्वेश्चन को हम इस सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे। तो जो आज ये सीरीज़ है, ये यहाँ पे हिंदी की सीरीज़ है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट ये है, इसको प्रैक्टिस सेट भी मान के चल सकते हो, लेकिन ध्यान रख लेना इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन आएंगे जो ऑलरेडी पेपर में आ रखे हैं। तो इसका रीज़न क्या है, ये सीरीज़ लाने का रीज़न ये है कि हमने अभी जो रिसेंटली पटवारी का पेपर हुआ था उसमें भी हमने देखा है, और उससे पहले जो पुलिस का पेपर हुआ है उसमें भी देखा है, और जो पिछले साल जो भी पेपर हुए हैं, चाहे कनिष्ठ सहायक, चाहे वीडियो वीपीडीओ या फिर पीसीएस के ही एग्ज़ाम क्यों ना लगा लें, हर पेपर में क्या होता है, कम से कम 3-4 क्वेश्चन मिनिमम कह रहा हूँ ये मैं, मैक्सिमम तो 8-9 क्वेश्चन भी हो सकते हैं कभी, तो मिनिमम 3-4, 4-5 क्वेश्चन क्या होते हैं, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ऑलरेडी इससे पहले किसी पेपर में आ चुके हैं। तो अगर हम एक बार पुराने पेपरों को देख लेते हैं, उनको पढ़ लेते हैं, तो वहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो हमारे डेफिनेटली पूरे सही हो जाते हैं। और बाकी दोस्तों, सीरीज़ जो ये है वो कंटिन्यू तभी कर पाऊँगा जब आप लोगों का रिस्पांस यहाँ पे अच्छा मिलेगा। इससे पहले मैं हिंदी रचनाओं की सीरीज़ लेके आ रखा था, उसमें जब मैंने वीडियो अपलोड की तो कुछ वीडियो में तो काफ़ी सही रिस्पांस मिला, लेकिन अब मुझे क्या लगने लग गया है ना कि आप लोगों को शायद इस तरीके से पढ़ना पसंद नहीं है। आप लोगों को शायद, मतलब जैसे आप पढ़ते हो जो भी करते हो या फिर रटते हो जो भी करते हो, तो वही सब आपको शायद पसंद है। तो जिस तरीके से मैंने स्टोरीज़ में करवा रखा वो शायद आपको पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि अगर वो पसंद आता तो अभी जो लास्ट में मंगलेश डबराल की जो वीडियो आई थी तो उस पर कुछ खास व्यूज़ नहीं है। तो इससे मुझे लगा कि शायद आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो नहीं, तो फिर इस वजह से मैं वहाँ पे वो सीरीज़ सोच रहा हूँ कि आप कंटिन्यू ना करूँ उस सीरीज़ को, क्योंकि मैं वीडियो उसी तरीके की लाऊंगा जिस तरीके की वीडियोस आपको पसंद हैं। तो बस ये 2-4 बातें थी। बाकी इस सीरीज़ को भी कंटिन्यू तभी करूँगा जब रिस्पांस अच्छा मिलेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि आप लोगों का रिस्पांस डिसाइड करता है कि हम लोगों को जो मोटिवेशन मिलता है ना वीडियो बनाने का, वो मिलता है आप लोगों के रिस्पांस के थ्रू। अगर अच्छा रिस्पांस आता है तो मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाते हैं हम, और अगर रिस्पांस अच्छा नहीं आता है तो फिर वीडियो नहीं करता है फिर। तो अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार देख रहे हो इस चैनल को, या फिर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हिट द सब्सक्राइब बटन। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रख लेना, जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना, देखो यहाँ पे ये चैनल है, तो अगर आपने यहाँ पे इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब किया तो ये तो सब्सक्राइब हो गया, लेकिन ये ध्यान रख लेना कि ये जो चैनल है इसके बगल में जो आइकन है ना, जो ये बेल आइकन, जो ये घंटी सी बनी हुई है, तो इस आप लोगों को क्या करना है, इस घंटी पे प्रेस करना है, और उसके बाद यहाँ पे जो ऑल आ रहा है ना, तो इसको ऑल पे दबा देना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर मैं फ्यूचर में वीडियोस जो बनाऊंगा तो उन वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, चैनल पे वीडियोस डाल दी गई है। तो बस ये बताना था, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि सब्सक्राइब तो आप लोग कर देते हो लेकिन बेल आइकन नहीं दबाते हो, जिससे क्या होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि कोई वीडियो अपलोड कर दी गई है। तो बस ये चीज़ें बतानी थी। तो चलो दोस्तों, आज का ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सामान्य हिंदी को करने वाले हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। तो पहले नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ना क्वेश्चन करने का एक तरीका बताऊंगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है पेपर में। अक्सर क्या होता है कि हम कहीं बार ना क्वेश्चन गलत पढ़ते हैं, इस वजह से हमारा क्वेश्चन गलत चले जाता है। ठीक है, क्वेश्चन सही नहीं पढ़ते, तो जब क्वेश्चन सही नहीं पढ़ेंगे तो आंसर सही कैसे मारेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो जैसे ये है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो जब आप पेपर में जाते हो तो आपके पास पेन होती है, तो आपको सबसे नीचे उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है जो पूछा है, जो की पॉइंट है। जैसे इसमें हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि किसके बारे में पूछ रहा है, मतलब किसकी रचना पूछ रहा है, हजारी प्रसाद की, और किस रचना के बारे में पूछ रहा है या कौन सी रचना पूछ रहा, तो वो रचना पूछ रहा है जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें होती ना कि आपके क्वेश्चन फिर ना आप गलत नहीं पढ़ते हो, उन क्वेश्चन को क्वेश्चन सही पढ़ते हो, फिर आपको अगर आता है तो आप सही मार के आ जाते हो। मतलब आपके क्वेश्चन उस वजह से गलत नहीं होते हैं कि जैसे होते हैं ना, यार मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया, मैंने ऑप्शन गलत पढ़ दिया, तो ये चीज़ नहीं होती है। तो डायरेक्ट इसके आंसर पे चलते हैं। ये है आलोक पर्व, ठीक है। तो आलोक पर्व के लिए क्या होता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। अब जो बाकी ऑप्शन है उनको देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विचार और वितर्क। तो जो विचार और वितर्क ये किसका है, तो ये भी हजारी प्रसाद का है, ठीक है। तो हजारी प्रसाद की रचना है ये भी। आपको याद होगा कि मैंने क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि हजारी प्रसाद कक्षा में निबंध लिख रहे थे, तभी उनकी नज़र बाहर क्या हुआ था, एक लता पर पड़ी थी, जिसपे क्या हुआ था, जिसपे अशोक तथा सिरिस के फूल लगे हुए थे। तो वो जो स्टोरी बताई थी आपको देख लेना। अब ये क्या है,
ठीक है, ये जो चीज़ है। और आलोक पर्व पर मैंने क्या बोला था, वो निबंध लिख रहे थे। ठीक है, तो ये आलोक पर्व क्या है, ये यहाँ पे उनका क्या है, ये निबंध हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ पता चली, देखो वो जो स्टोरीज में करवाता था ना रचनाओं की, उनसे आपको सिर्फ ये नहीं पता चल रहा है कि वो किसकी रचना है, वो किस प्रकार की रचना है, ये भी पता चल रहा था। फिर आता है दूसरा यहाँ पे कला और बूढ़ा चांद। तो ये किसकी है, ये कला और बूढ़ा चांद है, ये है सुमित्रानंदन पंत जी की। ठीक है, तो ये पंत जी की है। और इसके लिए उनको क्या हुआ है, सुमित्रानंदन पंत जी को कला और बूढ़ा चांद के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये कब मिला है उनको, ये मिला है 1960 में। किसको, सुमित्रानंदन पंत को। तो आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 8 बार 9 त्योहार, ये क्या है, लोकोक्ति। और इसका अर्थ पूछा है, क्या पूछा, 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा मौज मस्ती का जीवन। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पेपर में आ रखा है। यहाँ पे सिर्फ मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं। तो मौज मस्ती का जीवन बिताने को ही बोलते हैं 8 बार 9 त्योहार। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं खाना खाकर सो गया। इसमें खाकर किस प्रकार की क्रिया है, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है क्रिया। किस में पूछ रहा है, क्रिया, खाकर में, जो ये शब्द है ना खाकर, ये किस प्रकार की क्रिया है। ठीक है, तो ये आपकी जो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया कैसे हो जाएगी, क्योंकि देखो ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है कि मैं खाना खाकर सो गया। ठीक है, तो ये जो मैं खाना खाकर सो गया ना, ये जो लिखा हुआ है, इसमें देखो, इसमें दो क्रिया है। क्या है, एक है सो गया, एक है सोने की क्रिया हो रही है, और एक है खाना खाकर। ठीक है, तो एक खाकर क्रिया हो जाएगा, एक सो गया वाली क्रिया हो जाएगी। तो पूर्वकालिक मतलब होता है पूर्व में जो क्रिया हुई है। ठीक है, उसको पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। तो पहली कौन सी क्रिया होगी, तो भाई साहब पहले उसने क्या किया, खाना खाया, और खाना खाने के बाद वो सो गया। तो पहले जो क्रिया हुई है वो हुई है खाकर। ठीक है, खाने की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन है राका। ठीक है, राका शब्द का पर्यायवाची है। तो ये बोल रहे हैं कि राका किसका पर्यायवाची है, हमको ये बताना है। तो यहाँ पे जो आप इसको गड़बड़ करोगे ना, यहाँ पे आप इसको रजनी और चंद्रमा में गड़बड़ कर सकते हो। तो ध्यान रख लेना कि जो राका है वो रजनी का पर्यायवाची होता है। राका मतलब होता है रात। ठीक है, अब आप बोलोगे यार चंद्रमा भी तो ऐसा लग रहा है कि पड़ा पड़ा सा राका राका कुछ पड़ा था। बिल्कुल, ठीक है, चंद्रमा को बोलते हैं क्या, राकापति बोलते हैं चंद्रमा को, राकापति। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना, चंद्रमा को बोलते हैं राकापति, और रजनी को बोलते हैं, यानी कि रात को बोलते हैं क्या, राका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी बोली ऐसी है जो पूर्वी हिंदी की बोली है। देखो, भोजपुरी, बघेली, मेवाड़ी, और ऑप्शन डी है सभी। तो जो पूर्वी हिंदी की जो बोली है वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी बघेली। बघेली कैसे हो जाएगी, देखो पूर्वी हिंदी की बोली को कैसे याद करना है, ABC, बस ये ट्रिक है पूर्वी हिंदी की बोलियों को याद करने की। ABC मतलब ए से अवधी, बी से बघेली, और सी से छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो ये जो हिंदी की बोलियाँ हैं उसका एक अलग टॉपिक है। 5 प्रकार की बोलियाँ होती हैं, जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, ठीक है, और उसके अलावा बिहारी। तो ये जो 5 प्रकार की होती हैं, ये डिटेल से तो आपने पढ़ ही लिया होगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, बघेली। क्वेश्चन नंबर 6 है कि योगरूढ़ शब्द कौन सा है। तो आपको इसमें ना योगरूढ़ शब्द पहचानना है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो शब्द होता है वो रचना की दृष्टि से शब्द जो है वो 3 प्रकार से होता है। ठीक है, कौन सा, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। तो आपको बताना है कि इसमें से योगरूढ़ शब्द कौन हो जाएगा। तो इसमें से ये हो जाएगा दशानन। तो जो दशानन है वो होगा योगरूढ़ शब्द। क्वेश्चन नंबर 7 है कि चील किस प्रकार का शब्द है। चील आपको बताना है कि चील में मतलब किस प्रकार का शब्द है, और नीचे देखो लिंग के बारे में लिखा गया है। तो यानी कि हमें चील का लिंग बताना है। तो जो चील शब्द है, चील में होता है स्त्रीलिंग। ये चीज़ ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको चील में पीछे से लॉ लग रहा होगा, पीछे ओ आ रहा है, तो आप सोचोगे पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो चील क्या हो जाएगा, चील हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। ये एक वाक्य है। क्या लिखा हुआ, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। अब ये लिखा हुआ कि ये जो सिंदूरी शब्द है ये क्या है। इसमें इस जो ये ऊपर जो ये वाक्य लिखा हुआ है, कौन सा वाला, ये वाला जो वाक्य लिखा हुआ है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इसमें जो ये सिंदूरी शब्द है वो क्या है, मतलब ये वाला शब्द जो है वो क्या है। ठीक है, तो ये जो सिंदूरी है ना, ये है प्रविशेषण। ठीक है,
तो प्रविशेषण किसे कहते हैं हम? प्रविशेषण हम उन शब्दों को बोलते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। देखो विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण, ठीक है। लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको बोलते हैं प्रविशेषण। अब जैसे इसमें कैसे हो जाएगा, क्या लिखा हुआ? कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो ये जो लाल है, लाल तो अपने आप में विशेषता बता रहा है सेब की, कि सेब लाल है, ठीक है। लाल तो विशेषण हो जाएगा, लेकिन कैसा लाल है? लाल में भी अलग वैरायटी है, यानी कि सिंदूरी लाल है। सिंदूर का जो कलर होता है ना, सिंदूरी लाल है। तो जो सिंदूरी है ना, ये लाल की विशेषता बता रहा है, और लाल किसकी? सेब की, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। तो लाल विशेषण हो जाएगा और सिंदूरी क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रविशेषण हो जाएगा। अगला नंबर का क्वेश्चन है, निर्मला किसका उपन्यास है? ठीक है। मन्नू भंडारी, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद और प्रेमचंद, चार हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? निर्मला। क्या होगा इसका आंसर? मन्नू भंडारी? नहीं, मन्नू भंडारी नहीं होगा। क्यों? क्या पूछा है? उपन्यास पूछा है, उपन्यास, ठीक है। मन्नू भंडारी क्यों नहीं होगा? क्योंकि मन्नू भंडारी तब होता आंसर जब निर्मला उपन्यास ना बोल करके अगर वो बोलता है निर्मला पटकथा, ठीक है। अगर वो बोलता है कि निर्मला पटकथा किसकी है, तो अगर पटकथा आता तब मन्नू भंडारी होता आंसर। तो मन्नू भंडारी जब आंसर नहीं है तो आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा प्रेमचंद, ठीक है। तो प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? यह है निर्मला। तो याद होगा कि मैंने ये बताया था कि निर्मला, मैंने कहा अगर उपन्यास आएगा तो प्रेमचंद का होगा, और अगर पटकथा आएगी तो किसकी हो जाएगी? मन्नू भंडारी की। और आपको याद है क्या स्टोरी बताई थी? मैंने कहा था कि मन्नू भंडारी की जब मैंने रचना बताई थी ना आपको, तो मैंने उसमें क्या कहा था? तो मैंने कहा था कि मन्नू भंडारी के पास एक फिल्मकार आता है उनसे कथा लिखवाने, लेकिन वो मना करती है। तो उसके बाद वो फिल्मकार जो है वो उनके घर वालों के पास जाता है, मतलब उनके स्वामी और उनकी जो बेटियां रहती हैं, दो, निर्मला और रजनी, उनके पास जाता है। तो फिर क्या करती है मन्नू भंडारी? तो मन्नू भंडारी अपने घर वालों की बात करके, मतलब अपने स्वामी तथा अपनी बेटी निर्मला तथा रजनी के कहने पर दर्पण नाम की पटकथा लिखती है। तो इस कहानी में देखो पटकथा आ रही है। तो इसके अलावा निर्मला, रजनी, स्वामी और दर्पण खुद एक पटकथा है। तो ये चारों क्या है? पटकथा है। तो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी ना हिंदी रचनाओं की, तो यहाँ पे मैं ऊपर इसका लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है। तो आपको अगर ये याद नहीं होती ना रचनाएं, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ वहाँ पे बहुत अच्छे से, बहुत ईजिली याद हो जाएंगी आपको। अगला क्वेश्चन है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक है। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला, ठीक है, परिणति। तो परिणति ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये ध्यान रख लेना कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्णकुटी का विलोम होगा, ठीक है। तो पर्णकुटी का विलोम क्या हो जाएगा? पर्णकुटी का विलोम हो जाएगा प्रासाद, ठीक है। प्रासाद, प्रासाद मतलब होता है महल, और पर्णकुटी मतलब हो जाएगा, कुटी मतलब तो कुटिया हो गई, अब पर्ण मतलब पत्ते, तो घास फूस से बनी हुई जो कुटिया रहती है उसको पर्णकुटी बोलते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रासाद, ठीक है। प्रासाद मतलब क्या होता है? महल होता है। देखो ये प्रसाद नहीं है, ये प्रासाद है, ठीक है। आ की मात्रा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है। तो उच्चारण का जो संधि विच्छेद, उच्च प्लस आरण, नहीं ये नहीं होगा। उत प्लस चारण, देखो विसर्ग लग गया, ये भी नहीं होगा। उठ प्लस चारण, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। और उच्चारण का संधि विच्छेद होता क्या है? तो भाई इसका होता है उत प्लस चारण, ठीक है। तो ये इसका संधि विच्छेद होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख या फीचर में उस ताज़ा घटना का उल्लेख जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आ गया है, तो वो क्या कहलाता है? तो भाई साहब उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको? न्यूज़ पैक बोलेंगे उसको। न्यूज़ पैक बोलेंगे किसको? कि अगर कोई ताज़ा घटना का उल्लेख हो रहा है ना किसी खबरों में, तो उसको बोलेंगे न्यूज़ पैक। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्तमान में विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? ठीक है। क्या बोला उसने? विश्व स्तर पर बोला, भारत में नहीं बोला, ठीक है। भारत में अगर बोलेगा तो अलग हो जाएगा आंसर। तो वर्तमान में विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का जो दौर चल रहा है वो आपका दौर हो जाएगा कौन सा? तीसरा दौर है। और अगर भारत में बोलता तब आपका आंसर दूसरा हो जाता, ठीक है। वर्तमान बोल रहा है ये, देखा क्या बोल रहा है? वर्तमान बोल रहा है ये। तो विश्व स्तर पर तीसरा दौर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य या आदेश निर्देश दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं टिप्पण, ठीक है। टिप्पणी, टिप्पणी। तो टिप्पण वगैरह बोलो या टिप्पणी बोलो, बात एक ही है वैसे। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक कहानी यह भी। तो एक कहानी यह भी क्या लिखा हुआ? ये किस विधा की रचना है? तो आपको बताना है कि किस प्रकार की रचना है ये। कहानी है, कविता है, उपन्यास है या आत्मकथा है? अच्छा पहले तो ये देख लो कि ये रचना किसकी है। ये है मन्नू की, ठीक है, मन्नू भंडारी की।
तो जब आपको मैं मन्नू भंडारी पढ़ा रहा था तो मैंने लास्ट में कहा था कि मन्नू भंडारी ने जब अपने घर वालों के लिए भी लिखी, सबके लिए लिखी, तो लास्ट में अंत में वो बोलती है कि यार मैंने अपने लिए तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो मैं इसलिए अपने लिए भी लिखती हूँ। क्या? तो उन्होंने बोला कि अंत में एक कहानी मैं अपने लिए भी लिखती हूँ, तो एक कहानी यह भी। तो जो एक कहानी यह भी, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी मन्नू भंडारी ने। और ये क्या है? ये इनकी आत्मकथा है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए लिखी। उन्होंने आत्म मतलब होता है खुद के लिए, तो उन्होंने अपने लिए लिखी थी ना ये, ठीक है। तो ये उनकी आत्मकथा है। तो इसको ऐसे याद करना है कि खुद के लिए लिखी थी, आत्म के लिए लिखी थी, इसलिए आत्मकथा हो जाएगी। अच्छा, ये जो एक और पॉइंट है इसमें, ये जो कहानी है ना उनकी, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की, इसके लिए उनको क्या हुआ था? इसके लिए उनको व्यास सम्मान मिला था, ठीक है। तो ये भी नोट कर देना, व्यास सम्मान मिला था। और कब मिला था? 2008 में मिला था, ठीक है। तो 2008 में मन्नू भंडारी को व्यास सम्मान मिला था उनकी आत्मकथा एक कहानी यह भी इसके लिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है, एक शब्द है गरल। तो गरल का विलोम पूछा है, तो गरल का विलोम क्या हो जाएगा? सुधा हो जाएगा। गरल मतलब विष होता है, ठीक है। विष या जहर हो गया, वो होता है गरल मतलब। तो गरल का विलोम हो जाएगा सुधा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? ठीक है, तो जो जगन्नाथ में संधि है वो हो जाएगी व्यंजन संधि। अगर आपको देखो नहीं आता ना ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने का एक अलग तरीका है। व्यंजन संधि रटने मत बैठ जाना, व्यंजन संधि पढ़ने मत बैठ जाना, क्योंकि व्यंजन संधि बहुत मतलब उसमें बहुत ज़्यादा रूल हैं। इतने रूल याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले तो चांसेस कम होते हैं व्यंजन संधि आए, और अगर आ भी गया तो व्यंजन संधि बिना पढ़े हुए हम सही कर सकते हैं। कैसे? आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपको स्वर संधि, तो स्वर संधि के जो 5 प्रकार होते हैं ना, कितने प्रकार? 5 प्रकार, इनको और प्लस विसर्ग संधि को, ठीक है। तो ये जो संधि है, तो इन 6 संधियों को आपको ढंग से पढ़ना है। और आपको अगर ये 6 संधियाँ ढंग से आ जाए ना, तो आपको क्या करना है? जैसे ये पूछा इसने, जगन्नाथ पूछा है, तो जगन्नाथ में आपको लगाना है, पहले लगाओ गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि लग रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि गुण में तो बीच में तो ऐसी एक मात्रा होती है ना बीच में, ठीक है, ये भी नहीं है। फिर क्या है? अयादि लग रही है? अयादि भी नहीं लग रही है, ठीक है। फिर क्या है? स्वर संधि। भाई स्वर संधि, देखो अगर इसका आंसर स्वर संधि होगा ना, अगर माने बात होता स्वर संधि, तो भाई ये भी तो स्वर संधि है लास्ट में, ये भी तो स्वर संधि है। इन लोगों ने क्या बिगाड़ा है? आंसर होगा तो ये भी तो बोलेंगे कि हम भी तो आंसर हो सकते हैं। तो ध्यान रख लेना इसको। तो वैसे आपको देख के आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें भी स्वर है, इसमें भी स्वर है, इसमें भी स्वर संधि है। तो एक ऑप्शन ही होगा आंसर, तो इसका आंसर वैसे व्यंजन हो जाएगा। और ऐसे अगर नहीं भी करते हो तो सारी संधियों को ट्राई करो इस पर। पहले जो सारी 5 स्वर संधियाँ और व्यंजन संधियाँ उनको ट्राई करो। अगर उनमें से कोई नहीं आता ना, तब आपका आंसर व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। तो फालतू में व्यंजन संधि को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़बरदस्ती फालतू का मत पढ़ा करो। और पेपर में ना बहुत टाइम मिलता है, ये मत सोचना कि सर की 5 हम अलग अलग उनको लगाएगा हमारा टाइम वेस्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा टाइम वेस्ट। क्योंकि भाई 2 घंटे का होता है पेपर, ठीक है। बैंक का एग्जाम थोड़ी ना है जो आपको 30 सेकंड के अंदर आंसर निकालना होता है, नहीं निकाला तो गया समझ लो। फिर बैंक का एग्जाम नहीं है, ये है उत्तराखंड का एग्जाम। यहाँ पे टाइम भरपूर मिलता है आप लोगों को, इवन आधा घंटे तो आप करके ऐसे ही बैठे रहते होंगे। तो इसलिए आराम से किया करो, जो पूरा टाइम मिल रहा है, ठीक है, अच्छे से उसका यूटिलाइज करो। तो जो 20वें नंबर का क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, ये है, चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, ठीक है। ये एक लोकोक्ति या एक मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है आपको कि चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं। इसका अर्थ होगा, क्या होगा? सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का पहला प्रैक्टिस सेट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और शेयर ज़रूर करना वीडियो को, क्योंकि आपका जो रिस्पांस होगा वही बताएगा कि आगे जो ये सीरीज़ है इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अगर आप रिस्पांस अच्छा दोगे तो कंटिन्यू कर लूँगा, और रिस्पांस अच्छा नहीं मिला तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, सॉरी फॉर दैट। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है ना तो मेक श्योर बेल आइकन दबा दो, ठीक है, क्योंकि बिना बेल आइकन के लिए आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।